हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में। चैप्टर क्या है? मोमेंटम एंड एनर्जी। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या क्या स्टडी करेंगे। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन डायनेमिक्स ऑफ अ सिंगल पार्टिकल एज वेल एज सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इन थ्री कंजर्वेशन को हम इस चैप्टर में क्या करने वाले, स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये तीनों भी किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होते हैं। अगर ये तीनों किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है, अगर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया तो फिजिकल क्वांटिटीज की क्या होती है, वैल्यू चेंज होती है। बट क्या होती है, वो चेंज होने की वजह से उस सेकेंड या फिर अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी क्या होती है, कॉन्जर्व रहती है इन अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, देखिए अब हम क्या जानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किससे हम डिराइव करते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला? एफ बार इज इक्वल टू डी पी बार अपॉन डी टी। ठीक है, फोर्स क्या है, लीनियर मोमेंटम के डायरेक्शन में है, एंड लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पी बार इज इक्वल टू एम वी बार। वी बार क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, या फिर चेंज इन वेलोसिटी। इन दैट केस हम जिस केस में हम स्टडी कर रहे हैं उसमें हो सकता है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पी बार इज इक्वल टू एम वी बार, एंड फोर्स क्या होता है, एफ बार इज इक्वल टू डी पी बार अपॉन डी टी बार, डी टी। तो हमें इसका कंजर्वेशन स्टडी करना है। और हम एक चीज़ क्या जानते हैं कि, या फिर इसी लॉ से हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। किसका रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और वो क्या रिलेशन है, टोर बार इज इक्वल टू डी एल बार अपॉन डी टी। ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये टॉर्क क्या है, टॉर्क क्या है, फोर्स लाइक एक्ट होता है। ये क्या है, इन रोटेशनल मोशन में टॉर्क क्या होता है, एक्ट होता है। ये फोर्स क्या, लीनियर मोशन में एक्ट होता है, और टॉर्क क्या होता है, रोटेशनल मोशन में एक्ट होता है। तो हमें दो फॉर्मूले क्या है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्या है, फोर्स एफ बार इज इक्वल टू डी पी बार अपॉन डी टी, वेयर linear momentum p bar is equal to m v bar, and second क्या है, टॉर्क, टोर इज इक्वल टू डी एल बार अपॉन डी टी। ठीक है, अब देखिए ये जो है कंजर्वेशन मोमेंटम का जो लॉ है, ये फर्स्ट लॉ या फिर क्या कुछ भी हो, ये क्या होता है, होल्ड होता है कहाँ कहाँ में, होल्ड इवन इन एटॉमिक लेवल एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, एंड क्या, न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन अ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, तो हमें इम्पोर्टेंट क्या है, दो चीज़ें हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहाँ कहाँ वैलिड है या फिर ट्रू है, तो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है, बट वो कहाँ वैलिड नहीं करता, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। उसके भी सम रीजन से, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टडी करनी है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी इन डायनेमिक्स ऑफ सिंगल पार्टिकल एज वेल एज सिस्टम ऑफ पार्टिकल। देन फोर्स सेकेंड, न्यूटन लॉ ऑफ सेकेंड से क्या फोर्स हमें मिलता है, एफ बार इज इक्वल टू डी पी बार अपॉन डी टी, एंड पी बार क्या है, एम वी बार, एंड टॉर्क, टोर क्या है, डी एल बार अपॉन डी टी, एंड एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एल बार क्या है, एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन में ही एक्ट होता है। ठीक है, तो हमें मोमेंटम किस किस में वैलिड होता है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में वैलिड होता है, बट न्यूटोनियन मैकेनिक्स में वो ट्रू नहीं, होल्ड नहीं होता। ठीक है, इसके बाद हम एक दो और पॉइंट देखते हैं, करेंगे कंजर्वेशन लॉज वैलिड कैसे होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, अगर कंजर्वेटिव
कंजर्वेटिव फोर्स किस पे एक्ट हो रहा है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे। तो क्या होता है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे एक्ट होता है तो क्या होता है, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स कैसे वैलिड होता है, वो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। इसीलिए देखिए, अगर कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और अ सिंगल पार्टिकल पर एक्ट होता है, सिंगल पार्टिकल पर क्या होते हैं, एक्ट होते हैं, तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। हम सब जानते हैं कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हमें क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर किसी सिस्टम पे या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या फिर ओनली सिंगल पार्टिकल पे अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो रहा है तो वहाँ पर कंजर्वेशन कैसे वैलिड होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और अ सिंगल पार्टिकल। ठीक है, और इससे क्या होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे वैलिड होता है, ये हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो जब हमें कंजर्वेटिव फोर्स हम या फिर किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे या फिर पार्टिकल्स पे अप्लाई करते हैं तो एनर्जी कंजर्वेटिव कैसे रहती है, तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाती है, कंजर्व होती है। ठीक है, अगर देखिए सेकेंड क्या है, अगर हमने नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या फिर किसी सिस्टम पे या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या फिर सिंगल पार्टिकल पे अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर एक्ट हो गया तो क्या होता है, मतलब व्हाट इज द नॉन कंजर्वेटिव एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज लाइक अ फ्रिक्शनल फोर्स। समझाते हैं व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, जो फोर्स दो प्लेन में या फिर टू बॉडीज के, मतलब ये एक सिंगल बॉडी है और इससे पैरेलल कोई और बॉडी है या फिर इसके ऊपर कोई और बॉडी है, उस उन दो बॉडीज में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब अगर यहाँ पर इस टेबल पे कोई हमने बुक रखी तो बुक के सरफेस से और इस टेबल के सरफेस में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। और अगर किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट होता है तो क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी कैसे कंजर्व होती है कि एनर्जी इन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी is converted into another form of energy, ठीक है। तो देखिए, अगर कंजर्वेटिव है तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और नॉन कंजर्वेटिव है तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हम क्या इससे मिलता है, हमें टोटल एनर्जी कंजर्व ही रहती है सिस्टम की। और इसका क्या एग्जांपल है, जो एनर्जी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है, हीट, लाइट, साउंड एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल इसे हमें मिल सकते हैं। ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल है। द कंजर्वेशन लॉज आर द मोस्ट बेसिक लॉज ऑफ नेचर। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन होगा ही होगा, चाहे आप कौन सा भी फोर्स उस पे सिस्टम पे अप्लाई करो। ठीक है, इसके बाद हम एक प्रूफ देखते हैं। ठीक है, ने क्या किया, इंट्रोडक्शन में क्या क्या है वो हमने अभी स्टडी किया। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट जो है कंजर्वेशन ऑफ लिनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, वो क्या करेंगे, अभी प्रूव करेंगे। तो देखिए, किसी भी
मतलब द मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो हम क्या जानते हैं, किसी भी सिंगल पार्टिकल का मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। हेंस क्या लिख सकते हैं हम, लीनियर मोमेंटम पी बार इज इक्वल टू एम इंटू वी बार। वी बार इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। बट हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या जानते हैं, मोशन क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स एफ बार एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ठीक है, तो एफ बार हमें न्यूटन सेकेंड लॉ से एफ बार क्या मिलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, एफ बार क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गया, पी बार इज इक्वल टू एम वी बार, एंड सेकेंड क्या हो गया, एफ बार इज इक्वल टू डी पी बार अपॉन डी टी। ठीक है, अब देखिए, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो, ठीक है, नेट एक्सटर्नल दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो, देन इक्वेशन टू बिकम्स, हियर क्या है, हियर एफ बार इज इक्वल टू जीरो, देन डी पी बार अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। अगर ये डेरिवेटिव जीरो है तो ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है, और यही हमारे इंटीग्रेशन का रूल है। अगर कोई डेरिवेटिव जीरो आता है तो उसमें जो ये टर्म होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसमें क्या होती है, डिपेंडेंट टर्म क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये टर्म ही कांस्टेंट होती है, इसीलिए क्या आ जाता है, डेरिवेटिव जीरो आता है। हेंस क्या आता है, पी बार इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब इफ एफ एक्सटर्नल, एफ बार एक्सटर्नल is equal to 0, then linear momentum is a constant and this is the conservation of a linear momentum। हमें क्या जानते हैं, लीनियर मोमेंटम क्या है, पी बार इज इक्वल टू एम वी बार। एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर एफ एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, देन क्या हो जाता है, डी पी बार अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। हेंस क्या है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, देन पी बार इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब हम क्या कह सकते हैं, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज कंजर्व्ड व्हेन the net external force acting on a particle is zero, and this is the law of conservation। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सिंपल सा 4 स्टेप्स में आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकेंड, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वो थोड़ा लेंदी है, वो भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पर, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट, जो लीनियर मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम किस में यूज होता है, लीनियर मोशन में, एंड एंगुलर मोमेंटम किस में यूज होता है, रोटेशनल मोशन में। वो हम यहाँ पर कंसेप्ट क्या करेंगे, यूज करेंगे, लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट रोटेशनल मोशन में यूज करेंगे। ठीक है, लेट अस कंसिडर एनी पार्टिकल रोटेट ऑन अ एक्सिस जेड। यहाँ पर क्या है, एनी पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, जेड एक्सिस पे रोटेशन कर रहा है। ठीक है, उसका मास कितना है, यम, एंड उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी। ठीक है, तो उससे जैसे कि हमने क्या किया, इसके पहले लेक्चर में हमने क्या, इसके पहले पार्ट में क्या देखा है, व्हाट इज द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पी बार इज इक्वल टू एम वी बार, that is the linear momentum। Then the angular momentum, L bar of a particle with respect to the origin O is given by L bar is equal to R bar cross P bar। ये R bar cross P bar। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हम लोग क्या करते हैं, 11th एंड 12th में स्टडी करके आए हैं, इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम क्या है, पी बार इज इक्वल टू एम वी बार, एंड एंगुलर मोमेंटम क्या है, एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार। आर बार क्या है, ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, एंड पी बार क्या है, लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, अब देखिए यल बार क्या है, यहाँ पर यल बार कहाँ पर आता है, एंगुलर मोमेंटम कहाँ पर होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पी बार एंड आर बार। मतलब क्या है, ये जो यल बार होता है एंगुलर मोमेंटम, वो कहाँ पर होता है,
जिस प्लेन में आर बार एंड पी बार होते हैं उस प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये किससे, राइट हैंड स्क्रू रूल से दिया जाता है। ठीक है, जैसे हमने वेक्टर में देखा है व्हाट इज द राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या, एल बार कैसे दिया जाता है, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग आर बार एंड पी बार, हेंस एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार। ठीक है, अब देखिए ये एल बार है, एल बार कैसे, अब एल बार इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट दिया है, एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एल बार, एल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एल बार, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इन दोनों मतलब आर बार क्या करता है, जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, थीटा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एल बार कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एल बार इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एल बार इज इक्वल टू पी इंटू आर साइन थीटा। ये क्या है, मैग्नीट्यूड में लिखा है तो हम इससे सेपरेट लिख सकते हैं, मतलब उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर साइन थीटा क्या है, अगर आर साइन थीटा यहाँ पर है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। जो एक्स एक्सिस में होता है वो क्या होता है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल और ऑन द एक्स एक्सिस क्या होता है, वो आर कॉस थीटा। एंड जो परपेंडिकुलर टू पी बार होगा कंपोनेंट, वो क्या होता है, आर साइन थीटा। ये हमने 11th में स्टडी किया है कि कैसे कंपोनेंट दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट कैसे देता है, आर कॉस थीटा, एंड वाई कंपोनेंट कैसे दिया जाता है, आर साइन थीटा से। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ये वाई कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू पी बार होगा। ठीक है, ये वाई कंपोनेंट या फिर आर साइन थीटा क्या होगा, पी बार को परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, वाई कंपोनेंट है। ठीक है, अब देखिए परपेंडिकुलर टू पी बार, तो हम क्या क्या कह सकते हैं, द एंगुलर मोमेंटम विच इज ऑल्सो डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मोमेंट ऑफ आर्म। ठीक है, ये क्या है, मोमेंट ऑफ आर्म है। ठीक है, और इसे क्या कह सकते हैं हम, एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या कह सकते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। आपको क्या करना है, एमसीक्यू के लिए ये क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। हम क्या जानते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, एफ बार इज इक्वल टू डी पी बार अपॉन डी टी। इसके पहले हमने 3 इक्वेशन नंबर दिए थे, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 4 लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को, इक्वेशन 4 के लेफ्ट हैंड साइड से इसका क्या, आर बार के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, हेंस आर बार क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस डी पी बार अपॉन डी टी। क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड से आर का क्रॉस प्रोडक्ट एफ बार के साथ लिया, मतलब इक्वेशन 4 का। तो फिर क्या हो गया, आर बार क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस डी पी बार अपॉन डी टी। बट अब हम क्या जानते हैं, व्हाट इज द आर बार क्रॉस एफ बार, द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओरिजिन ओ इज डिफाइंड एज अ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग पार्टिकल। तो आर बार क्रॉस एफ बार क्या है, टॉर्क है, जिसे हमने इसके पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो आर बार क्रॉस एफ बार क्या है, टॉर्क है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल विच इज रोटेटिंग ऑन एक्सिस जेड। हेंस क्या लिख सकते हैं हम, आर बार क्रॉस एफ बार की जगह क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर बार क्रॉस डी पी बार अपॉन डी टी। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ गया, आर बार क्रॉस डी पी बार अपॉन डी टी। इसे हम इक्वेशन नंबर क्या लिख सकते हैं,
फिफ्थ लिख सकते हैं टॉर्क का, जो टॉर्क इज इक्वल टू आर बार क्रॉस डी पी बार अपॉन डी टी लिख सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर मतलब डी एल बार अपॉन डी टी क्या लिख सकते हैं हम, हमने क्या किया था, डी एल बार अपॉन डी टी मतलब एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार हम जानते हैं क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हेंस डी एल बार अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर बार क्रॉस पी बार। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन का रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या है वो, कैसे अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, उसे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। बस यहाँ पर पोजीशन करेक्ट रखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, हम पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट क्या करेंगे, कैसे डेरिवेटिव लेंगे, डी आर बार अपॉन डी टी इंटू पी बार प्लस आर बार क्रॉस डी पी बार अपॉन डी टी। ठीक है, कैसे किया हमने, हम अगर जनरल कोई किसी दो फंक्शन के प्रोडक्ट का अगर हमें क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू फंक्शन फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसा करते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, फर्स्ट सिर्फ क्या करेंगे, पोजीशन को एग्जैक्ट रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन अगर चेंज हो गई तो यहाँ पर निगेटिव साइन आ सकता है क्योंकि ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, डी आर बार अपॉन डी टी मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, क्या होता है, वेलोसिटी वी बार, एंड पी बार क्या होता है, एम वी बार। हेंस अबव इक्वेशन बिकम्स डी एल बार अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी आर बार अपॉन डी टी क्या होता है, वी बार क्रॉस पी बार क्या होता है, एम वी बार प्लस आर बार क्रॉस डी पी बार अपॉन डी टी। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट वी बार क्रॉस वी बार मतलब किसी भी फंक्शन का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में इट्स सेल्फ प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, देखिए हाँ, अब ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इक्वेशन कैसे बन जाएगा, डी एल बार अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर बार क्रॉस डी पी बार अपॉन डी टी। तो ये टर्म क्या हो गई, डी एल बार अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर बार क्रॉस डी पी बार अपॉन डी टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 को अगर हमने कंपेयर किया तो आर बार क्रॉस डी पी बार अपॉन डी टी क्या है, टॉर्क। हेंस टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बार अपॉन डी टी। इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को हमने क्या किया, कंपेयर किया, तो हमें क्या मिल गया, टॉर्क बार इज इक्वल टू डी एल बार अपॉन डी टी। हेंस व्हाट इज द टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात हमने की, क्या किया, हम क्या जानते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसे लिया एफ बार इज इक्वल टू डी पी बार अपॉन डी टी। यहाँ पर क्या किया, फिर आर बार क्रॉस से हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया आर बार से, बोथ इक्वेशन नंबर 4 के बोथ साइड से। ठीक है, हम क्या जानते हैं, टॉर्क क्या होता है, आर बार क्रॉस एफ बार होता है। हेंस ये इक्वेशन क्या बन जाता है, फिर टॉर बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस डी पी बार अपॉन डी टी। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद हम क्या जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार। इस इक्वेशन को हमने विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट किया। उसके बाद कैसे लिखा हमने उसे, डी आर बार अपॉन डी टी क्रॉस पी बार प्लस आर बार क्रॉस डी पी बार अपॉन डी टी। अब हम क्या जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर, एंड पी बार क्या होता है, लीनियर मोमेंटम एम वी बार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, टोटल टर्म वी बार क्रॉस वी बार आ जाता है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। हेंस डी एल बार अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, आर बार क्रॉस डी पी बार अपॉन डी टी। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 6 हो गया। और इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलता है, टोर बार इज इक्वल टू डी एल बार अपॉन डी टी। व्हाट इज मीनिंग दैट द टॉर्क
इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अगर देखिए नेट जो, या फिर क्या कह सकते हैं, अगर ये टॉर्क नेट टॉर्क जो है एक्टिंग अ पार्टिकल इज जीरो, देन क्या हो जाएगा, देखिए अगर नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो हो गया, टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज दैट ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा, डी एल बार अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एल बार इज कॉन्स्टेंट, इम्प्लाइज दैट एल बार इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्यों, क्या है, अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है मतलब वो टर्म क्या होती है, कांस्टेंट होती है, हेंस एल बार इज इक्वल कांस्टेंट। मतलब अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो, देन द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इसे हम कैसे मतलब वर्डिंग में लिख सकते हैं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज कंजर्व्ड इफ नो torque acts on it, and this is called conservation of, this is the called principle of conservation of angular momentum। ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके पहले हमने क्या किया, लीनियर मोमेंटम, दो पॉइंट हमने यहाँ पर स्टडी किए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम को स्टडी करेंगे, एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिंगल पार्टिकल के लिए जो होता है उसे हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।